बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन चार अहम मामलात है प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले ब्लूमबर्ग के उस दावे का जायज़ा लेंगे कि जिसमें वो कहता है कि फील्ड मार्शल के डर से मोदी साहब ने मुलाकात नहीं की डोनाल्ड ट्रंप से, और जिसके बाद हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो पहले ही ख़राबी की तरफ थे वो मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गए। साथ साथ एक दावा भी आया है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 6 जहाज़ गिराए, 1 2 3 4 5, यानी कि 6 का जवाब 6 से दिया है। क्या ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, तजिया ज़रूर कर लेंगे, इसके ऊपर तबसरा ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए या चले थप्पड़ कह लें, वो अपने मुंह पे मार मार के अपना मुंह लाल कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि दूसरों को 3 महीने बाद हम सुनाएं। बहरहाल इसके साथ साथ सियासी मामलात का अगर तस्करा करें तो हम्माद अजहर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अच्छा बच्चा महसूस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही अच्छा बच्चा जिस तरह से अलीमन गंडापुर साहब को भी समझा जाता है। हम्माद अजहर साहब के कागजात मंजूर हो गए 2 साल की रुपोशी के बाद। वो जब जाहिर हुए तो बस फिर वो जाहिर ही रहे, उनको छुपने का न किसी ने कहा न किसी ने पकड़ने की कोशिश की। आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चल क्या रहा है। और अलीमा खान साहबा के हवाले से शेर अफजल मरवत साहब का दावा है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, इस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हैं कि कोर कमांडर हाउस के बाहर कोर कमांडर की वर्दी लहराने वाले जहाँ हसान न्याजी थे, उनको वर्दी फराहम करने वाले अलीमा खान के साहबजादे थे, जो कुछ दिन बाद लंदन चले गए और किसी डील के नतीजे में गए। ये डील की बातें अलीमा खान साहिबा से मंसूब करना क्या हकीकी हो सकता है या ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। इसके साथ साथ 14 अगस्त को एहतजाज की कॉल 5 अगस्त जैसी ही पुरअमन होगी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ पर्चे कटेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 नवंबर का मामला दोहराने की कोशिश करेगी। बड़ा सीनियर पैनल मेरे साथ मौजूद है। हम्माद हसन साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और इसके साथ साथ माजिद निज़ामी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। और इन 2 तज्ज़ियाकारों के दरमियान मैंने ज़हमत दी है नदीम कुरैशी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्योंकि तहरीक इंसाफ पर जब हम तबसरा करेंगे तो फिर कुरैशी साहब से उनका मौक़िफ़ ज़रूर ले लेंगे ताकि मामला बैलेंस हो सकें और कुरैशी साहब उनकी पार्टी नाराज़ ना हो। सर आप ही फरमाइएगा कि ब्लूमबर्ग का दावा, उनका ये कहना कि फील्ड मार्शल की वजह से जो है वो मोदी साहब ने मुलाकात नहीं की, ये सफारती मामलात में कुछ आपको इसमें कुछ वज़न लगता है या सिर्फ एक दावा है? फिर अचानक हिंदुस्तान का ये कहना कि जिन्होंने पाकिस्तान के 6 तैयारे गिरा दिए, कि जब दुनिया में इसकी कोई नज़ीर ना मिले, नज़ीर से मेरी मुराद ये है कि ना BBC फैक्ट चेक के ऊपर ये आया हो, ना रॉयटर्स की कोई स्टोरी आई हो, ना किसी भी जरीदे में कहीं पर भी, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जंग के दौरान बड़ा नुकसान हुआ हो तैयारे गिरने का या तैयारे तबाह होने का और उसके ऊपर कोई स्टोरी ना आए। जब हिंदुस्तान के मामले में ऐसा हो सकता है तो पाकिस्तान के मामले में इतनी खामोशी क्यों? सर इसकी वजह क्या लगती है, अचानक हिंदुस्तान को क्यों याद आया ये? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में तमाम आलमी इदारों ने, ख़ुसूसन मीडिया के इदारों ने इस हवाले से सैटेलाइट इमेजेस के साथ पाक भारत जंगी कशीदगी के ऊपर बड़ा तफसीली काम किया है और उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के वो तमाम मुकामात और वो तमाम दावे जिनके बारे में कहा जा रहा था उनको चेक किया और बताया कि किसका कितना नुकसान हुआ है। तो उस सारे के अंदर कहीं पाकिस्तान के जंगी तैयारों के हवाले से किसी नुकसान की कोई खबर नहीं आई। तो इसलिए अगर इतने दिन बाद ये क्लेम किया जा रहा है तो मेरा ख्याल है कि बतौर रियासत भारत को ये सूट नहीं करता कि वो इस तरह का कोई बेसरोपा बयानिया बनाए कि जिससे इंडिया के अंदर और बाहर दोनों जगह पे उनका मजाक बने। खसूसन इंडियन मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान उठे हैं, तो उससे पता चलता है कि ये सारा मामला गवर्नमेंट की जानिब से कहीं ना कहीं बड़े अजीबोगरीब तरीके से डील किया जा रहा है। अब सवाल का दूसरा पहलू इस हवाले से इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से इस हवाले से जो सफारती मौक़िफ़ रखा गया मुख्तलिफ ज़राए में, वो ये था कि अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के सदर या वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करते हैं तो उस पर हमारा कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मुलाकात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि कश्मीर की जो मिलिटेंसी है उसके हवाले से इंडिया जो इल्ज़ामात लगाता है तो उस पर हमारा बड़ा सीरियस कंसर्न होगा। लेकिन अमरीकी सदर ने इस हवाले से आसिम मुनीर से मुलाकात को ही तरजीह दी और अमेरिका की जो सफारती पॉलिसियां हैं वो बड़े वाज़ेह अंदाज में उन्होंने बता दी कि उनका झुकाव किस तरफ है। तो अब इस सिचुएशन में इंडिया के लिए मजीद मुश्किल हो गया है कि वो किस तरह से इस चीज को लेके चलते हैं। और इसके बाद हमने ये भी देखा है कि तकरीबन कोई 35 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ये तस्करा कर चुके हैं कि जी पाकिस्तान और भारत की जंग हुई, हालात बड़े खराब हो रहे थे,
और तैयारे गिराए गए और मैंने जो है फिर जाके सुलह सफाई करवाई। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के लिए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इंडियन साइड के ऊपर उनको बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ता है। जब भी डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से ये बात निकालते हैं किसी भी आलमी रहनुमा के साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तकरीर में, तो जो इंडियन साइड है उसको बड़ा प्रॉब्लम होता है। और इसी वजह से जब हमने इंडियन पार्लियामेंट का सेशन देखा तो उसमें भी यही क्वेश्चंस जो है वो उठाए गए कि आखिर इस सारे मामले के ऊपर गवर्नमेंट खामोश क्यों है। ये बात दुरुस्त है कि जंग में दोनों तरफ नुकसानात होते हैं और बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ लोग इस चीज को रियासतें तस्लीम करती हैं कि इतना नुकसान हमारा हुआ, इतना उनका हुआ, अब यहां से आगे चलना चाहिए। लेकिन चूंकि इंडिया वहीं पे रुका हुआ है तो इसलिए उसको बार बार शर्मिंदगी का और हजीमत का सामना करना पड़ता है। जब तक वो एक क्लैरिटी के साथ, एक शफाफियत पर मबनी मौकफ नहीं अपनाएंगे, मेरा ख्याल है उनकी जान नहीं छूटने वाली। तो माजिद साहब, इसका मतलब ये भी हुआ कि हिंदुस्तान के जितने भी दावे हैं वो पॉलिटिकल दावे थे। जो उनका मोटिव था, पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने का जो मकसद था, वो पॉलिटिकल ड्रिवन था। तभी जो है वो आप तस्लीम करने में आपको शर्म आ रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का चूंकि पाकिस्तान दिफाई पोजीशन में था, फिर दिफा के अंदर जो है वो पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट्स जो है वो हमें नज़र आए। तो शायद पाकिस्तान को मसला नहीं है कि हम ये कहें कि हमारी किन मसाजिद के ऊपर अटैक हुआ, कहाँ एयरबेस को जो है वो नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने तो तस्लीम किया। जो इंडिया दावा कर रहा है वो पाकिस्तान तस्लीम कर रहा है। अगर आप देखें, पाकिस्तान कभी ये नहीं कहता कि भावलपुर के ऊपर कोई हमला हुआ, पाकिस्तान कभी ये नहीं कहता कि भावलपुर अपना हैदराबाद के करीब जो बोलारी बेस है उसके ऊपर निशाना बना। जैकोबाद के हवाले से भी ऐसे ही है। तो हम अब इस सारे मामले के बाद ये तस्लीम कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर एक सियासी प्रेशर भी है हिंदुस्तान की हुकूमत के ऊपर। कि उन्होंने चीजों को बहुत मिसमैनेजमेंट के साथ डील किया है और उनका ये ख्याल था कि जिस तरह से वो सफारती और तिजारती दोनों महाज पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं और एक नई ताकत के तौर पर रीजन में सामने आ चुके हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उनका रेशो बहुत अच्छा है, बिजनेस में वो आगे जा रहे हैं, उनका असर और रसूख है। इस बुनियाद पर जब उन्होंने पाकिस्तान के साथ जंगी कशीदगी में इजाफा किया और उन्हें एक गैर मुतवक्को जवाब मिला, तो शायद वो उस चीज को प्रोसेस या डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि क्या हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए अब आने वाले दिनों में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि अगर पाकिस्तान ये समझता है कि जी डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर पे कुछ सालसी करवा सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें इस मखमसे मफरूदे से निकल आना चाहिए, क्योंकि इंडिया इस वक्त इससे आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर की जो रियासती सूरत हाल है, वहां का जो सेटअप है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, उसको भी तब्दील करना चाहता है कि जम्मू को एक अलग से रियासत बना के उसकी भी एक असेंबली हो और उसको कश्मीर से अलग कर दिया जाए। तो वो इस हद तक आगे जा चुके हैं। और अब हमारे सामने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगले महीने में आरएसएस जो उनकी हिंदू इंतहा पसंद तंजीम है, उसको बने हुए 100 साल हो जाएंगे। तो उसकी भी तकरीबात जो है वो सितंबर में होंगी और उस हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इंडिया के अंदर से इस चीज का कोई दबाव भी हो कि सितंबर में कोई ऐसी कार्रवाई की जाए कि जिसके जरिए आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकें, बता सकें। और इसी बुनियाद पे इंडिया में कहा जाता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसमें एक पॉज है, एक ब्रेक है। यानी कि आरएसएस का जो देवता है उसको भीड़ चाहिए कोई ना कोई। जी बिल्कुल चाहिए, और उसकी वजह ये कि 2-3 बड़े इंडिकेशंस हैं जिसकी वजह से ये लग रहा है। एक तो जम्मू कश्मीर की जो रियासती हैसियत है उसके ऊपर बातचीत हो रही है, दूसरा आरएसएस के 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं, तीसरा ये कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो भारत को जंगी नुकसानात हुए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे इंडियन गवर्नमेंट के लोग। तो इसलिए 2-3 चीजों को देखते हुए लगता है कि इंडिया थोड़ा सा एग्रेसिवली खेलने की कोशिश करेगा। कुरैशी साहब, सर जिस तरह से अहम नुकात यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि माजिद निज़ामी साहब ने उठाए हैं सर, कि आरएसएस के 100 साल हैं, कोई देवता को भीड़ चढ़ाने के लिए कोई एडवेंचर हो सकता है, उन तमाम चीज़ों को अगर अपनी जगह भी रखें तो ये आप सियासी आदमी हैं, इसको दावे को सियासी समझते हैं आप हिंदुस्तान के? ज़ाहिर है कि सियासतदान दूसरे सियासतदान को ठीक समझते हैं और बड़े सगीर के साथ मिलती जुलती भी है थोड़ी बहुत। तो ये अचानक क्या हुआ हिंदुस्तान को कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमने भी 6 तैयारे गिराए, कल को वो कह देंगे हमने एटम में भी चलाया था, वो गिरा और मर भी गए लोग। बहुत शुक्रिया अफवाह साहब। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, सियासी तौर पे जितना डैमेज मोदी को, उनके इत्तेहादियों को
हिस्ट्री में इस बार हुआ है, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। जहां तक आपने बात की प्रेशर की, तो बेपनाह प्रेशर हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, अपोजिशन जमातों की तरफ से मोदी सरकार पर है। वो अब ये जो 6 तैयारों वाली बात है या इससे आगे कोई बात है, वो सब अपनी सुर्खी मिटाने के लिए, अपनी खिदमत मिटाने के लिए। पहली बार दुनिया को अंदाजा हुआ, दुनिया में ये बड़ा क्लियर मैसेज गया कि खित्ते में अगर कोई दहशतगर्दी का सबब है, अगर कोई खित्ते में सब लोगों के अमन का दुश्मन है, अगर इस पूरे खित्ते में कोई शख्स अपने आप को आज खुद को सुपरमैन समझता है, तो वो हिंदुस्तान है। पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तान की फजाइया ने और बतौर कौम पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह इकट्ठे होकर इस सारे माहौल का मुकाबला किया, मुझे कोई इंडिया के चैनल्स में भी बात करने का मौका मिलता है। अभी निजामी साहब ने कहा जी इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी, भाई इनकी क्रेडिबिलिटी तो निजामी साहब जीरो हो गई। वो तो बिल्कुल ग्राउंड से मुख्तलिफ चीजें रिपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तानी कौम जब इकट्ठी हुई है, पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े हुए हैं, तो जवानों ने वो कुछ कर दिया जो हम हमेशा कर सकते थे। लेकिन आप अगर इस बात को नजरअंदाज करें कि जी हिंदुस्तान आइंदा कोई स्टेप नहीं लेगा, तो मैं इसको नहीं समझता। मुझे ये शक है कि वो कोई ना कोई अपनी खिदमत बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार जो आरएसएस के देवता की भेंट चढ़ेगा ना, वो मोदी साहब खुद होंगे। आप भेंट कोई और नहीं चढ़ेगा। आप देखें ना, हिंदुस्तान में इस वक्त हम सिखों को देख रहे हैं, पंजाब में, मकबूजा कश्मीर में जो जदोजहद आजादी चल रही है, आप असम में चले जाएं, आप नागालैंड में चले जाएं, मतलब हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी आजादी की मूवमेंट्स चल रही हैं जिनको वो अपने मीडिया पर डिस्कस नहीं होने देते। ग्राउंड पे तो बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल है। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया को भी रियलाइज हुआ, और बिलखुसूस मॉडर्न वर्ल्ड ने, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने जिस तरह से सारे मैटर को टेकअप किया, उनको अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान किसी भी तरह तक वाला नहीं है। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, मुस्लिम एटॉमिक पावर है, और पाकिस्तान के लोग तो खुद विक्टिम है। मतलब बलोचिस्तान में जितने लोग अब मुतारिब है फितना, तो हिंदुस्तान की सूरत में पाकिस्तानी अफवाज के साथ, और वहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हमारे जो सेगमेंट्स है, जैसे पंजाब के लोगों को वहाँ आईडी कार्ड देकर कत्ल किया जाता है, शहीद किया जाता है, ये सारे ताने बाने वही मिलते हैं। कुलभूषण की गिरफ्तारी से एक चीज वाज़ेह हो गई थी कि हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के साथ साथ अपना दूसरा बेस कैंप बलोचिस्तान को बनाने की कोशिश की। उनको कदरे कोई कामयाबी हुई, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद चीजें बड़ी वाज़ेह और बड़ी क्लियर हो गई। और एक चीज बड़ी अच्छी है इस पे कि पाकिस्तानी कौम इस एक नुक्ते पर हम सब मुत्तहिद हैं कि हिंदुस्तान को किसी भी तरह से, न सिफारती महाज पर, न मुआशी महाज पर, हमें वो सबकत देनी चाहिए जिसका वो हसबुत मुतालबा करते रहे। और हमारे बहुत सारे इंटरनल मैटर्स की वजह से, बहुत सारे दाखिली मसाइल की वजह से, जाहिर है अब दुनिया डिजिटल दौर में है, आपके मुल्क में जो वाक़यात में रूनुमा होंगे वो दुनिया में डिस्कस होंगे। तो मैं समझता हूँ अभी हमारा वक्त है कि हम अपने दाखिली मसाइल पर भी तवज्जो दें, अपने इंटरनल जो हालात हैं उनको भी बेहतर करें, या रूल ऑफ लॉ हो, या इंसाफ की हुक्मरानी हो, या रियल डेमोक्रेसी हो। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान चंद सालों में हिंदुस्तान की जो मौजूदा हैसियत है इसको क्रॉस ना कर जाए। उनको ये सोम है कि जी हमारी इकॉनमी बड़ी स्ट्रांग है, हम आईटी सेक्टर में बहुत आगे जा रहे हैं, हमने एग्रीकल्चर में बड़ा बूस्ट किया है, हमने दुनिया को कैप्चर किया, उनकी जो इंटरनेशनली जो लिंक्स हैं, मतलब क्रिकेट के मैदानों से लेकर और यूएन तक उन्होंने अपने लिंक्स जमाए हुए। आप बड़ी अच्छा देखें कुरैशी साहब, मेरे ज़हन में ना एक सवाल और आया है, मैं कहता हूँ आप दोनों से वो सवाल ज़रूर पूछ लूँ। एकदम अचानक मेरे ज़हन में ये ख्याल आया, माजिद साहब थोड़ा सा आप तबसरा करें ताकि फिर मैं कुरैशी साहब की तरफ भी जाऊँ, हमाद साहब से भी अगर दोबारा हमारा रब्ता हो जाए। सर सवाल बड़ा वाज़ेह है कि अगर 6 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए, जैसा कि पाकिस्तान का क्लेम है, 6 तैयारे हिंदुस्तान ने आज क्लेम कर दिया कि हमने गिराए, तो 6-6 हो गया, 6-6 का मुकाबला हो गया बराबर। पाकिस्तान कहता है कि हमने हिंदुस्तान के ऊपर कोई 26-28 के करीब फतेह 1 फतेह 2 चलाए, हिंदुस्तान कहता है हमने पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस चलाए, दोनों का ये भी मामला बराबर हो गया। तो फिर ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म क्यों नहीं हुआ? माजिद साहब, ये तो ऑपरेशन सिंदूर तो ख़त्म शायद इसलिए नहीं हुआ था कि हिसाब वो कहते थे बराबर नहीं हुआ, तो अब क्लेम के बाद तो इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर हो सकता है वो कल ऐलान कर दें ख़त्म हो गया। जी बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसलिए भी है कि ऑपरेशन सिंदूर की जो पहली रात थी जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर मिसाइल हमले किए गए, उसी रात की जो कहानी है वो जब जब अनफोल्ड होगी तो इंडिया के लिए परेशानी का मामला है।
और उसी रात की वजह से ही ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हो रहा। क्योंकि अगर दूसरे दिन या तीसरे दिन पुलवामा में हमने ये देखा, ये एक्सपीरियंस किया था दोनों रियासतों ने कि एक दिन उन्होंने अपनी बमबारी की, वेरी नेक्स्ट डे या उससे एक दिन बाद जो है वो पाकिस्तानी तैयारों ने मकबूजा कश्मीर में बमबारी की। तो इस तरह से चीजें हमारे सामने मौजूद थी। लेकिन जो एक धचका लगा है पहली रात में ऑपरेशन सिंदूर को, तो उससे मेरा ख्याल है अभी तक वो नहीं निकल पा रहे। क्योंकि सर इब्तिदा में तो माजिद भाई ऐलान यही हुआ था ना कि मकासद हासिल हो गए, बस अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। वो तो पाकिस्तान ने जवाब ऐसा दे दिया कि आपको लगा कि जी मकसद हासिल क्या होना था और नुकसान हो गया। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और उस वक्त की इनकी जो प्रेस रिलीजेस हैं या बयानात हैं, उनका बगौर जायजा लें तो उसमें वो इस चीज को बिल्कुल बता रहे थे कि जी अब हम एस्केलेशन की तरफ नहीं जाना चाहते और हमारे जो मकासद थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपने इंटरनेशनल बॉर्डर एक दफा क्रॉस कर लिया तो आपके सारे मामलात यकसर मुख्तलिफ हो गए। और ये बड़ी नोट करने वाली बात है कि 1971 के बाद स्पेशली पंजाब के अंदर जो है, मतलब मेन लैंड ऑफ पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर इस तरह का वाकया हुआ जो कि बहुत अहमियत का हामिल है। और ये मुमकिन नहीं था कि उसका जवाब ना दिया जाए। तो अगर वहां पर इंडिया में कोई असेसमेंट की ऐसी गलती हुई कि जिसकी वजह से उन्हें हजीमत का सामना करना पड़ा है, तो अब भी मेरा ख्याल है उन्हें अपनी असेसमेंट को मजीद बेहतर करना चाहिए और ये चेक करना चाहिए कि क्या ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू करने से उन्हें वो मकासद हासिल भी होंगे या हो सकता है एक दफा फिर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े। तो इसलिए इंडिया को एज ए स्टेट एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का किरदार अदा करना चाहिए। ठीक, एक बुली या एक बदमाश रियासत का किरदार अदा नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। हमाद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी हमाद साहब, 2-3 सवालात में आपकी तरफ 2-3 दफा लेके आया, फिर राब्ते में कुछ तात्तुल आ गया, मामलात आगे नहीं बढ़ सके। सर, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को आप कितना वैलिड समझते हैं? उनका ये दावा कि आर्मी चीफ जो है वो मौजूद थे अमेरिका में, इसलिए मोदी साहब जो है वो पता नहीं दुनिया के कौन कौन से ममालिक के दौरे पे चले गए। फिर हिंदुस्तान का अचानक ये दावा कर देना, इसको अचानक समझा जाए, इसको परेशानी समझा जाए, इसको हालात ख़राब होते हुए समझे जाएँ, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी का प्रेशर समझा जाए, क्या समझा जाए इस दावे को? या बस ये अचानक तकरीर कर रहे थे तो उन्हें ख्याल आया कि मैं भी कह दूँ कि 6 गिने? देखिए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट तो मैंने नहीं पढ़ी, सच बात ये है। लेकिन जो एज ए होल सिनेरियो है उस पर हम बात कर लें। अब ये सिर्फ ब्लूमबर्ग की नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के तकरीबन तमाम रिपोर्ट जो है वो सेम थे। और ये 10 मई के हमले के बाद, मुख्तसर जंग के बाद एक नया मंजरनामा जनूबी एशिया में बना। वो मंजरनामा ये था कि जनूबी एशिया में हिंदुस्तान आबादी के लिहाज से भी 1 अरब से ज्यादा और दुनिया के 2 बड़े आबादी वाले ममालिक चीन के बाद इंडिया का है। इसी तरह उनके यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी, जो उनकी बड़ी फौज थी, जो उनको जमहूरियत का दावा था, ये सब कुछ, लेकिन वो सब कुछ चंद घंटों के अंदर अंदर मलियामीट हो गया। और मीट उसी मुल्क ने किया जो उससे कई गुना छोटा है, जिसकी फौज उनके आधे से भी कम है, जिनके साथ 71 का सानहा भी हिंदुस्तान के हाथों रोनुमा हो चुका था, जिनके साथ 80 साला जुल्म बर्बरियत के मामलात भी हैं कश्मीर के हवाले से। तो उसने जाहिर है कि इस मंजरनामे की एब्रप्ट तब्दीली ने हिंदुस्तान को न सिर्फ पीछे धकेल दिया बल्कि पाकिस्तान इस मंजर पर एक शान और एक तफाखुर के साथ उभरा। तो जाहिर है उसमें सिर्फ ये नहीं कि वो जंग के हवाले से, बल्कि वो आपके मईशत पर, आपके फॉरेन पॉलिसी पर, आपके नई आलमी सतह पर नई दोस्तियों के हवाले से, तो हर हवाले से उस पर असरात मुरतब होते और वो हुए। अब पाकिस्तान की अहमियत न सिर्फ चीन के लिए बढ़ी थी बल्कि उसके बाद अमेरिका के लिए जिस तरह बढ़ी है, तो वो तो रोज रोज ट्रम्प जिस तरह हिंदुस्तान की और मोदी की क्लास ले रहे, तो उससे तो एक बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान अपनी अहमियत जतवा चुका है, पूरी दुनिया से मनवा भी चुका है। अब इसके असरात जाहिर है कि एक मुल्क की लीडरशिप होती है, क्योंकि हम सच बात यह कि हम एक मुकम्मल या आइडियल जमहूरियत तो है नहीं, यहाँ पर तो एस्टेब्लिशमेंट के असर रसूख से हमें इनकार तो नहीं है,
और ज़ाहिर जंग भी फौज ने लड़ी, तो फील्ड मार्शल का जो स्टेचर बना, जो उनका एक तासुर बना आलमी सतह पर, उसने भी ये असरात मुरतब करने थे। उनकी तरफ भी पूरी दुनिया की नजरें घूमनी थी, पूरी दुनिया की नजरें उन पर जमनी थी। तो इस हवाले से जो नया आलमी मंजरनामा है, या जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, या दूसरे इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्ट्स है, तो वो इसी मंजरनामे से बुनियादी तौर पर फूटते हैं। ठीक हो गया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पीटीआई के अच्छे बच्चों की बात करेंगे। ज़रा कौन कौन अच्छा बच्चा है, ज़रा तबसरा करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आलमी मंजरनामे का हमने ज़रूर जायज़ा लिया, लेकिन मुल्की मंजरनामे के ऊपर 3 शख्सियात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ होने का इल्ज़ाम है, और तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, क्योंकि बात ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो रही है। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि अलीमा खान साहिबा कॉम्प्रोमाइज़ हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए डील की, उनके बच्चे शलवार या वो जो पैंट थी कोर कमांडर हाउस के बाहर लहराए जाने वाली, वो ला कर देने वाले हसाद न्याजी को, अपने कज़न को, वही थे। इसके साथ साथ हम्माद अज़हर साहब जो है वो रोपोश थे, लेकिन उनकी रोपोशी कब कैसे ख़त्म हुई, उनके वालिद के इंतकाल का मामला हुआ, जिसके बाद वो ज़िमनी इंतखाब भी लड़ रहे हैं। इंतखाब के अंदर उनके कागजात नामज़दगी भी मंजूर हुए हैं, और इस वक्त पता नहीं क्या उनकी रोपोशी की कैफियत है, ये भी एक सवालिया निशान है। अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से भी हमेशा यही बात की जाती रही है। कुरैशी साहब, ये 3 सवालात मैंने तबसरे की सूरत में, तज़किये की सूरत में आपके सामने रख दिए हैं, जो इंट्रो कह लें आप इस पार्ट का। तो सर, इसका जवाब अगर आप काइंडली दे दें ताकि मैं उस पर तज़किया करवा सकूँ। बुनियादी तौर पे मैं नहीं समझता कि शेर अफजल मरवत साहब की इस राय को हम तस्लीम कर सकते हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने तहरीक इंसाफ के मुश्किल दिनों में, कोई शक नहीं है, स्ट्रगल की, मेहनत की, लोगों को पब्लिकली गैदरिंग्स में जाकर उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया और लोगों को हौसला दिया। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप अब अपनी बात को साबित करने के लिए मुख्तलिफ नौइयत की गैर तस्दीक शुदा बातों को बार बार दोहराएं। अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब की हमशीरा है, बहन भाई से बड़ा रिश्ता और क्या होगा। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, मैं खुद भी उस गवर्नमेंट में पंजाब में मौजूद था, मैंने नहीं देखा कहीं अलीमा खान साहबा को या खान साहब के किसी फैमिली मेंबर को कोई प्रॉपरली कोई ऑफिस अवार्ड वो कर रहे हो, उनको कोई जिम्मेदारी दी गई हो, बल्कि उनका कोई रोल ही नहीं था, हमें तो ये नजर भी नहीं आए थे। अब खान साहब जेल में हैं, 2 साल से जेल में है, पाबंदी सलासल है, मुश्किलात में है, तकलीफ में है, नाजायज, मतलब एक शख्स जो गिरफ्तार होता है 9 मई को, और उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट की गिरफ्तारी को नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी करार देती है, उनको फिर 5 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फिर जो कुछ हुआ पूरी सीरीज है। तो मैं नहीं समझता कि हमारे लिए ये मुनासिब है कि हम उनके खानदान में इस तरह की तफरीक पैदा करने की कोशिश करें। वो जो हसान न्याजी साहब है, वो भी अलीमा खान साहब के बेटे ही हैं, भांजे भी तो बेटे होते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह शेर अफजल मरवत साहब का। मुझे नहीं मालूम उनके क्या अज़ाइम है, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या ख्वाहिश है। एक तरफ वो कहते हैं मैंने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का झंडा उठाया हुआ है, मैं पार्टी में मौजूद हूँ, मुझे कोई नहीं निकाल सकता खान साहब के अलावा। दूसरी तरफ वो ये गुफ्तगू फरमाते हैं, हालांकि हमारे पास तो इस हुकूमत से बात करने के लिए बहुत कुछ है, मतलब जो सरकार आई हो महंगाई खत्म करने के लिए, और महंगाई का जिन बोतल से निकाल दे, जो सरकार आई हो वोट को इज्जत देने के नाम पर, और वो वोट को क्रश करके इक़्तिदार में कब्जा कर ले, जो जमहूरियत के चैंपियंस को जमहूरियत को अपने सामने अब उसको सुसाइड करने में मजबूर कर दे, हम उनको तो छोड़ दें और हम ये दाखिली बातों पर आ जाए। सेकंड बात आ गई है हम्माद अज़हर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर लोगों में से हैं, उन्होंने बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की, अब उन्होंने बाकायदा अपने आप को कानून के सामने सरेंडर किए। जब उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, मियां अज़हर साहब का, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, तो पीएमएलएन की तमाम लीडरशिप वहां आई। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पॉलिटिकल लोगों में ये जो बढ़ती हुई खलीज है, ये जो बढ़ता हुआ ताल्लुकात का तातुल है, ये कम होना शुरू हुआ। ये कोई गैर अखलाकी बात नहीं है। मेरे पास जो 3:30-4 बजे की रिपोर्ट्स थी, तो जो उनके आरओ थे उन्होंने तमाम इदारों से, स्ट्री गैस से, वापड़ा से, जहां भी किसी शख्स का या किसी बिजनेसमैन का कोई लीगल इशू हो सकता है, वहां से रिपोर्ट्स ली थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनके कागजात इस ग्राउंड पर मंजूर किए गए। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इस तरह की बात है कि कौन अच्छा बच्चा है कौन बुरा बच्चा है। भाई सभी अच्छे बच्चे, कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि मुल्क में इंतशार हो, कोई शख्स भी ये नहीं चाहता कि अवाम और इदारे मुतारिब हो। हाँ, ये वो जरूर चाहेंगे जो आज हुकूमत में, जो इस सारे माहौल के बेनिफिशियरी है, जिनको पब्लिक ने वोट नहीं किया, जो इलेक्शन जीत नहीं सके,
लेकिन वो मुसल्लत हो गए। अभी देखिए ना, आज आपका कुरैशी साहब, मैं जरा माजिद जी 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 एक जुमला सिर्फ, अगर आज आपका वजीर दिफा जो की मिनिस्टर है वो ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान की टॉप ब्यूरोक्रेसी के बहुत सारे लोग पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, ये तो खत्म हो गया ना सिलसिला था। अगर आपका फेडरल मिनिस्टर इतना बेबस है और वहां से आप पंजाब हुकूमत के होते हुए, फेडरल गवर्नमेंट के होते हुए सियालकोट से एक ADCR की गिरफ्तारी होती है और मीडिया रिपोर्ट करता है कि उनके पास 1 करोड़ रुपया बरामद हुआ, आज गाँव की करप्शन हाल माजी में नहीं है, तो ये क्या हो रहा है? ये वो है जो नविश्ता दीवार था, ये मतलब कुदरत अपना 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 रंग दिखा रही है, सच को आंच नहीं है। तो मैं आज भी समझता हूँ ये तहरीक इंसाफ और रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल कर रही है, उसमें हर शख्स का अंदाज अपना मुख्तलिफ है। ठीक सर, ठीक सर। माजिद भाई, सब अच्छे बच्चे हैं, ये कुरैशी साहब ने कहा है, सब अच्छे बच्चे हैं। मेरा तो ख्याल है कि ये सवाल तहरीक इंसाफ की बजाय हुकूमत से होना चाहिए कि क्या हुकूमत का जो मायार है वो कानून और आइन की बजाय सिलेक्टिव है, या उसका मायार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐलान बरत करना है। अगर तो मायार ये है तो फिर 9 मई के मुकदमात हों या तहरीक इंसाफ की बाकी मुश्किलात हों, उन पर जो भी अदालती फैसले आएंगे वो मुतनाज़ा ही रहेंगे। ये कैसे मुमकिन है कि हम्माद अजहर हो, फर्रुख हबीब हो, फैजुल्ला कमोका हो, मुराद रास हो, ये तमाम लोग जिनके FIRs में नाम भी मौजूद हैं, फिर वो घूम फिर भी रहे हैं, उनके ऊपर कुछ सख्ती भी नहीं है, फैसले भी नहीं आ रहे उनके खिलाफ, तो इससे फिर स्टेट का अपना जो कंडक्ट है वो मुतनाज़ा होता है कि एक FIR के अंदर वो आदमी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चला गया उसके तो गुनाह माफ हो गए, दूसरा आदमी जो नहीं गया उसके गुनाह उसी तरह मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में ये सवाल तहरीक इंसाफ की बजाय हुकूमत से करना चाहिए कि आप ये जो सिलेक्टिव जस्टिस का सिलसिला आपने शुरू किया है, तो अगर इसके साथ फिर आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर इंसाफ होना चाहिए तो वो क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, जिसका जितना जुर्म है, गुनाह है, उसको उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। अगर आप आइन और कानून के नाम पर डील्स बनाना शुरू कर देंगे, ऑफर्स दे के लोगों को साइड पे लाना शुरू कर देंगे, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये पूरा प्रोसेस जो है इसमें बहुत से लोगों की जान बख्शी तो हो जाएगी, लेकिन जिन लोगों को सजा दी जाएगी फिर वो एक बिल्कुल मुतनाज़ा अदालती फैसलों की सूरत में सामने आएगा मामला। ठीक हो गया। हम्माद हसन साहब, मैं अभी भी जो है ना वो नदीम कुरैशी साहब का ये जुमला नहीं भूल पा रहा कि वो कह रहे हैं कि सब अच्छे हैं। वैसे तो उन्होंने 2-3 अच्छे हमें जो है वो मुहावरे यहाँ पर सुनाए, लेकिन सब अच्छे बच्चे हैं। अलीमन गंडापुर साहब भी अच्छे बच्चे हैं, अलीमा खान साहबा भी अच्छी खातून हैं, और हम्माद साहब भी अच्छे बच्चे हैं। सर, ये अच्छे बच्चों की तादाद मजीद बढ़ेगी या ये यहाँ पर रुक जाएगी? देखिए, इस मुल्क में जब तक अच्छे बच्चे बनते रहेंगे तो फिर ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा। जब तक हकीकी मानों में कोई बागी सामने ना आए, मैं उस बागी की बात नहीं कर रहा कि जो एक जमात से भागकर दूसरी जमात, पॉपुलर जमात की तरफ भाग जाता है जावेद हाशमी की तरह, मैं उस बागी की बात नहीं कर रहा। मैं उस बागी की बात कर रहा हूँ जो आईन और कानून की सरबुलंदी और जमहूरियत की सुपरमेसी के लिए बागी हो जाए। अली खान तो कभी अच्छा बच्चा नहीं बना। बहुत सारे यानी हमारी सियासी तारीख भरी पड़ी है जहाँ ये अच्छे बच्चे नहीं बनते, इनके अपने मफादात होते हैं, अच्छे बच्चे बन जाते हैं। अब जो मौजूदा सूरत हाल है तो उस पे आप देख ले तो जो अच्छे बच्चे हैं उनको छोड़ दिया जाता है। जिस तरह माजिद निजामी साहब ने बात की कि हम्माद अजहर को दे के, कमोका को दे के और फलाना को धमकाना को दे के, तो वो अच्छे बच्चे बन गए। जो नहीं बन सके या जो निज़ाम में फिट नहीं बैठ रहे हैं इस वक्त या बात नहीं मान रहे हैं, तो वो उनके साथ वही होता है जो इमरान खान के साथ हो रहा है, जो मलिक रियाज के साथ हो रहा है। हालांकि इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा है, उन लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सेलेक्टिव एहतसाब इसलिए हो रहा है कि जो अच्छे बच्चे के मायार पर पूरा उतरता है उसका कोई एहतसाब नहीं होगा। वो बुजदार हो, वो टीके हो, वो गुफारा गोगी हो, वो कोई भी हो, वो महमूद खान और परवेज खटक हो, वो गंडापुर हो,
वो मुस्लिम लीग के अरबों की करप्शन हो वो, लेकिन चूंकि अच्छे बच्चे लाइन के इस पार होते हैं तो उनका कोई एहतसाब नहीं होगा। जो लाइन के उस पार हो जाएंगे तो फिर पिछली बार नवाज शरीफ को बनाया गया था, इस बार इमरान खान को बनाया जा रहा है, तो एक को बदबख्ती है इस मुल्क की। इसी तरह ये सिस्टम चल रहा है। चले, बहुत शुक्रिया अहमद हसन साहब आपका, माजिद नामी साहब आपका, नदीम कुरैशी साहब सर आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतनी याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।